हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग अपने वन चैप्टर में हम लोग आज स्केलेटन सिस्टम एंड जॉइंट्स का अध्ययन करेंगे, कंकाल तंत्र तथा संधियां। आज मैं इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो कि संभावित हैं एग्ज़ाम में आपके, वो सब मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन कंकाल तंत्र का पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बताएं कि कंकाल तंत्र की बात अगर हम करें तो वो क्या है, तो मानव एक कशेरुक प्राणी है जिसको रूप और आकार देने के लिए ढांचे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तथा मानव को यह ढांचा किससे प्राप्त हुआ है, वो यह ढांचा मानव को अस्थि से प्राप्त हुआ है। बोन्स के द्वारा मानव को ये ढांचा प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं अस्थियों और उपास्थियों का बना हुआ एक ढांचा क्या कहलाता है, कंकाल, जो कि हम कहें स्केलेटन हमारा कहलाता है, ठीक। फिर उसके बाद इसी जो यही है आपका जो बोन्स है, अस्थि है, और जो आपकी उपास्थियां हैं, इन दोनों से बने इस ढांचे को ही सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। जो पूरा ढांचा है इसको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। और जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है इसके भी दो पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, एक है एक्सो स्केलेटन जिसको हम कहेंगे बाह्य कंकाल, ठीक है, और एक क्या है आपका दूसरा है इंडो स्केलेटन, ठीक है, वो क्या है आपका अंतः कंकाल। तो एक्सो जो है एक्सो स्केलेटन, उसकी संरचनाएं जो शरीर के बाहरी स्तर तथा त्वचा पर स्थित होती हैं, जैसे कि हमारे क्या हो गए, हेयर्स हो गए और नेल हो गया, ठीक है, हमारे बाल एवं क्या हमारे नाखून, ओके, हमारे बाल और हमारे नाखून। और इंडो के अंतर्गत मतलब वो सभी चीज़ें जो हमारे मतलब शरीर के अंदर जो पृथक पृथक टुकड़ों से बना हुआ है, मतलब पृथक पृथक अस्थियों से बना हुआ है बोन्स की सहायता से, वही क्या है हमारे अंतः कंकाल हैं। और अंतः कंकाल के अंतर्गत ही हमारी क्या आती हैं, आपकी कार्टिलेज, है बोन एंड कार्टिलेज, ये दोनों हमारे अंतः कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और ये दोनों ही सजीव हैं तथा इनका निर्माण भ्रूणावस्था में उपस्थित उपास्थियों के रूप में हो जाता है। जो हमारी अस्थियां हैं और उपास्थियां क्या, हमारी कार्टिलेज, ठीक है। तो कार्टिलेज का निर्माण कब, भ्रूणावस्था में। पहले कार्टिलेज, हड्डियां बहुत मुलायम होती हैं ना, तो कार्टिलेज ही होती हैं। और एक टर्म आपको जो आपने एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, ओसिफिकेशन का, ठीक है। तो ओसिफिकेशन क्या होता है, कुछ नहीं, ओसिफिकेशन क्या है, बस यही जो कार्टिलेज हैं जब वो बोन में परिवर्तित होती हैं तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ओसिफिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक। अब हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि ये जो अस्थियां हैं, इन अस्थियों के क्या प्रकार हैं, ठीक है। तो अस्थियों के प्रकार की बात अगर हम करते हैं तो बाहरी रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो लंबी अस्थियां, चपटी अस्थियां, छोटी अस्थियां और घनाकार अस्थियां, वक्राकार अस्थियां तथा विषम अस्थियां। और अस्थि ढांचे, जो अस्थि का ढांचा है वो क्या है, अस्थि का ढांचा जो है उनको हम अभी मैं बताऊंगी क्लासिफिकेशन, उनको मुख्यतः 3 भागों में हम बांटते हैं, ठीक। तो अब जो हमने बात किया कि और एक वर्ड आता है कि आपका पोरियोस्टियम है, जिसको हम कहते हैं अस्थिच्छद, क्या आपका पोरियोस्टियम, ठीक, पोरियोस्टियम क्या है, ये क्या है पोरियोस्टियम, प्रश्न अगर आ जाए तो आप इसको जाने कि अस्थियों को ढकने वाला कड़ा आवरण, ये क्या है, इसको हिंदी में अस्थिच्छद कहलाता है। क्या कहलाता है, अस्थिच्छद कहलाता है, मतलब अस्थियों को ढकने वाला। बोन मैरो हम जानते ही हैं, अस्थियों के अंदर जो खोखला भाग होता है उसमें गूदा भरा होता है जो कि रक्त के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसको हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। तो अंतः कंकाल जो है हमारा, उनको 2 भागों में बांटा गया, एक है आपका अक्षीय कंकाल, दूसरा है अनुबंधीय कंकाल। तो अब हमने ये ऐसे बेसिक सी चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे कि फंक्शन क्या है, स्केलेटन सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो उसका कार्य भी आप जाने रहे हैं। शरीर को आकृति प्रदान करना, सबसे पहले क्या करता है, ये शरीर को आकृति शेप देता है, ठीक है, ये शेप देने का कार्य करेगा। और क्या, मूवमेंट करेगा, गति प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक। फिर रक्त कणों का निर्माण करता है,
ओके। रक्त कणों का निर्माण करेगा, शरीर को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ देता है, दृढ़ता देता है, दृढ़ता प्रदान करने का कार्य ये हमारा क्या कंकाल करता है, कंकाल तंत्र करता है। और भीतरी कोमल अंगों की सुरक्षा, जैसे जानते हैं खोपड़ी के अंदर हमारा क्या हो गया, मस्तिष्क को सुरक्षित करेगा। और हमारी जो पसलियाँ हैं वो क्या करती हैं, हमारे जो आंतरिक अंग हैं उनका क्या संरक्षण करती हैं। साथ में जो हमारे नेत्र कोटर हैं वो आँखों को हमारे संरक्षित करते हैं और पेशियों को जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। ये श्वसन तथा श्रवण में सहयोग प्रदान करता है। ठीक, तो ये हमारे मेन फंक्शंस हो गए स्केलेटन सिस्टम के। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो हमारा कंकाल तंत्र है उनको मेन अगर बोन्स की बात हम करें तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग जो है वो क्या है, हमारी खोपड़ी। खोपड़ी मतलब स्कल, हाँ, पहले भाग में हमारा क्या आता है, आपका आता है स्कल मतलब खोपड़ी। ठीक, खोपड़ी की जब भी हम बात करते हैं उसको 2 भागों में बांट देते हैं, किसमें, चेहरे में, ठीक, चेहरा, और दूसरा आपका कपाल। ठीक, मस्तिष्क कोश जिसको इंग्लिश में कैरेनियम, और चेहरे को तो फेस कहते ही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं आपका कपाल। जब इसका जब ये पूछता है ना स्कल का, तो स्कल का यहाँ पे क्या मतलब होता है, खोपड़ी। हाँ, प्रश्न पूछ लेता है खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं, हम लोग सोचते हैं कपाल, तो फट से क्या करते हैं, यहाँ पे 8 निशान लगा देते हैं। नहीं, ये दोनों को जोड़ करके पूछता है। दूसरा क्या है हमारा, चेहरा। ठीक है, चेहरे में कितनी अस्थियां हो गई आपकी, 14। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ अस्थियों की, आपकी चेहरे की और कपाल की जो अस्थियां हैं, कुल मिला के अस्थियों की संख्या हमारी कितनी हो जाती है, 22। ठीक, आपकी ये 22 हमारी कहाँ की हो गई, खोपड़ी की अस्थि हो गई। और इसको अलग अलग करेंगे तो कपाल और चेहरा। और इसके बारे में और भी अच्छे से आपको पढ़ना हो तो आप उठा लीजिए बीए की बुक, बीए पार्ट 1 में, तो वहाँ पर आपको एक एक अस्थि का अलग अलग दिया हुआ है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा समझाने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो मेन चीज़ है मैं उसको आपको बता दे रही हूँ। और सेकेंड है आपका धड़ की अस्थियाँ। ये तो आपका स्कल की हो गई। सेकेंड, इसमें दूसरे में क्या है, आपकी धड़ की अस्थियाँ। ठीक है, धड़ की अस्थियों में भी 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं, आपका वक्ष है। ओके, सबसे पहले क्या हो जाता है हमारा वक्ष, फिर मेरुदंड, फिर तीसरा क्या है, उदर। तो वक्ष की अस्थियों की संख्या हमारी टोटल कितनी है, ये हमारी हैं 29। पसलियों की नहीं बात हो रही है, डोंट गेट कंफ्यूज, आप बिल्कुल ध्यान रखें एक एक चीज़ को। मेरुदंड की अस्थियों की बात हम करते हैं तो 33। हाँ, और मेरुदंड की जितनी अस्थियां हैं उनका जो विभाजन है उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे कि कौन कौन सी हैं, कौन सी ग्रीवक कोशिकाएं हैं, कटी कोशिकाएं कौन सी हैं, वक्ष कोशिकाएं, त्रिक कोशिकाएं, अनुत्रिक कोशिकाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप जान लीजिएगा कि कितनी कितनी उनकी संख्या है। और उदर की बात करें तो उदर में 2 अस्थियाँ। ओके, तो इस तरह से हमारी धड़ की अस्थियाँ हो गई। फिर धड़ के अस्थियों के बाद हम बात करते हैं लिम्स की। लिम्स में आपके हाथ और पैर की अस्थियाँ हो गई। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कितनी अस्थियाँ हो जाती हैं, 64। आपके वक्ष की अस्थियों की संख्या कितनी है आपकी, 64 वक्ष की है आपकी, टोटल मिलाकर के 64। उसमें 3 तरह की जो आपकी टोटल हैं, जो धड़ की अस्थियां हैं उसमें 3 तरह की अस्थि है, वक्ष है, मेरुदंड है और उदर है। उदर में मैंने बता दिया 2 अस्थियां। ठीक, वक्ष में आपकी 29 अस्थियां और मेरुदंड में 33 अस्थियां, सारी मिलाकर के हमारे धड़ की ट्रंक की कितनी अस्थियां हो गई, 64। अब हम बात करते हैं लिम्स की। तीसरे नंबर पे हमारा आता है लिम्स, मतलब हाथ पैर की जो अस्थियां हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है आपको, 60 आपको याद कर लेनी है। 60 हाथ की और 60 पैर की, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, और इस तरह से 30 की संख्या में होंगी। तो इस तरह मैंने आपको ये बता दिया कि अस्थियाँ किस प्रकार से हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और तो हम जब बात करते हैं जॉइंट्स की, जो दूसरा टॉपिक आज मैंने लिया है वो आपके जॉइंट्स का ही है, मतलब संधियाँ। तो आपकी संधि क्या होती है, तो संधि मानव शरीर को 2 या 2 से अधिक अस्थियों या उपास्थियों के जोड़ को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इन जोड़ों या संधियों द्वारा हमारे शरीर की अस्थियाँ एक दूसरे से कैसी होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और ये क्या एक दूसरे से बंधी हुई होती हैं। तो वही क्या है, हमारी संधियाँ हैं।
और आपकी संधियों में भी 3 तरह की संधि है, चल संधि, अचल संधि और अपूर्ण संधि। संधि जो है हमारी, जॉइंट्स जो हैं हमारे, वो कितने प्रकार के हैं, संधि हमारी कितनी प्रकार की हो गई, एक बार देख लेते हैं। चल, अचल, आपकी चल संधि हो गई, आपकी अचल संधि हो गई और अपूर्ण संधि। ओके, इस प्रकार से आपकी 3 प्रकार की संधियां भी हो गई। तो चल संधियों के अंतर्गत आपकी चूलदार, कीलदार संधि, गेंद और प्यालेदार संधि, फिसलने वाली विसर्पी संधि और पर्याण संधि या सैडल जॉइंट भी इसी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है ये? कीलदार संधि के अंतर्गत आपकी ये आपकी चल संधि के अंतर्गत आती है। अच्छा, चल संधि मतलब जो कि मूव करती है, अचल संधि जो कि नहीं मूव करती हैं। तो उसमें 2 ही प्रकार की हैं अचल की, सीवन संधि और कीलक संधि या खूंटीगर्त संधि। तो सीवन संधि में या कपाल की चपटी अस्थियों में पाई जाती है। मतलब जो हमारा स्केलेटन, मतलब जो हमारा कपाल, जो सिर की बात हम करें कि वो हमारा जो है वो चपटी संधियाँ, मतलब इस तरह से एक दूसरे के ऊपर उसमें जुड़ी हुई होती हैं अस्थियाँ कि उसमें क्या सीवन जैसी होती है। ठीक है, तो वो सर की अस्थियों में देखा जाता है। और दूसरी है आपकी कीलक संधि या खूंटीगर्त संधि। इसमें अस्थि कीले या खूंटी के समान बंधी रहती है, जैसे दंत की मूल संधि, मतलब आपके दांतों की जो संधि है वो इसके अंतर्गत आती है। फिर 3rd नंबर पे आपकी है अपूर्ण संधि। अच्छा, अपूर्ण संधि क्या है? इसे अल्पचल संधि या उपास्थि संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधियों के मध्य बहुतों की कम या अति सीमित गति संभव नहीं होती है। इस प्रकार की संधि को संधान मतलब सिम्फाइसिस कहते हैं और यह श्रोणि मेखला, प्यूबिस एवं अंतर कशेरुक संधियों में पाई जाती हैं। किस में पाई जाएंगी? अंतर कशेरुक आपकी संधियों में ये अपूर्ण संधि पाई जाती है। ठीक है, और यह कहाँ? श्रोणि मेखला में पाई जाती है। तो इस तरह से मैंने एक बस आपको ओवरव्यू दे दिया है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन आज का है कि मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? मांसपेशियां, अस्थियां, कोशिका, इनमें से सभी। तो ये हम लोग को पता है कि मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? ये हमारी अस्थियां हैं। अगला प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन करने की मैंने कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपकी नज़र के सामने आए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती रहे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्थियों के अंदर खोखले भाग में एक गूदा सा भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा था मांसपेशियां, उपास्थि, अस्थि मज्जा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? अस्थि मज्जा, ये आपका करेक्ट होता है। फिर उसके बाद पेरियोस्टियम क्या है? अस्थियों में भरे हुए गूंदे को कहते हैं। अस्थियों और उपास्थियों के बने ढांचे को सामूहिक रूप से कहते हैं। अस्थियों को ढकने वाला कड़ा आवरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने बताया था अस्थिच्छद, मतलब अस्थि के ऊपर आच्छादित किए हुए हैं। तो ये क्या है? अस्थियों को ढकने वाला कड़ा आवरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, उपास्थि नामक पदार्थ से बनती है। उपास्थि किससे बनती है? अस्थि मज्जा, कॉन्ड्रिन, कैल्शियम, ऑसिन। तो हमारी जो उपास्थि है उसका निर्माण हमारे ऑप्शन नंबर बी आपका कॉन्ड्रिन यहाँ पर करेक्ट होता है। कॉन्ड्रिन से उसका निर्माण होता है। और अगला प्रश्न है, हमारे हाथों व टांगों की अस्थियों के लचीले, लंबे व खोखले होने से क्या लाभ होता है? हाथ पैर अन्य अंगों से लंबे रहते हैं, इसमें काम करने में, जैसे सामान उठाने में लाभ रहता है, या फिर आपका इसमें शरीर लचीला, दृढ़ व बोझ उठाने में समर्थ रहता है। उपयुक्त सभी। तो हमारे हाथ व टांगों की अस्थियां लचीली क्यों हैं? क्योंकि इससे शरीर लचीला, दृढ़ व बोझ उठाने में समर्थ रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। अस्थि में अंतरकोशिकीय द्रव्य पाया जाता है, जिसे ऑसिन कहते हैं। ऑसिन क्या है? ऑसिन प्रोटीन है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होता है। ऑसिन क्या है? प्रोटीन है, आपको याद रखना है। ठीक है। फिर हमारे शरीर के किस भाग में टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां पाई जाती हैं? रीढ़ में, जबड़े व तालू में, कनपटी में, इनमें से सभी में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है इनमें से सभी। सभी में कैसी अस्थियां पाई जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, जत्रुकास्थि हमारे शरीर में
पाई जाती है जो आकार, जत्रुकास्थि आप याद किए रहिएगा कि ये इसका आकार कैसा होता है, चमगादड़ की तरह इसका आकार होता है, नाम ही अजीब सा है, तो आप इसको याद रखेंगे कि जत्रुकास्थि जो है वो चमगादड़ की तरह होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये खोपड़ी में पाई जाती है, ठीक है। तो और इसकी संख्या 1 होती है। फिर अगला प्रश्न है, गोल गोल छोटी अस्थियां शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं, टांगों में, खोपड़ी में, कलाई में, रीढ़ में। तो गोल गोल छोटी अस्थियां कहाँ, हमारी उंगलियों में पाई जाती हैं, हमारी कलाई में पाई जाती हैं, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारी कलाई में पाई जाती हैं। खोपड़ी में किस प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं, लंबी, चपटी, छोटी, टेढ़ी मेढ़ी। तो खोपड़ी में किस प्रकार की अस्थियां, चपटी अस्थियां पाई जाती हैं। और सीवन यहाँ पर जो संधि होती है, कौन सा जॉइंट यहाँ पे रहता है, आपका सेचुरल जॉइंट, अर्थात सीवन संधि यहाँ पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि नवजात शिशु को खड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, टांगे घुमावदार हो जाएंगी, गर्दन झुक जाएगी, कमर झुक जाएगी, इनमें से सभी। तो ये जो आपने सुना होगा कि जब बच्चा बहुत छोटा रहता है तो क्या हम लोग उसको खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो लोग मना करते हैं ना, नहीं नहीं करो मत, नहीं तो पैर टेढ़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है कि पैर टेढ़े हो जाएंगे, टांगे घुमावदार हो जाएंगी। सोते समय अधिक मोटा या ऊंचा तकिया बच्चे का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, इससे क्या होता है, गर्दन में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो सकता है, गर्दन की कशेरुकाएं आगे की ओर झुक जाएंगी, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, गर्दन की कशेरुकाएं आगे की ओर झुक जाती हैं। ऐसे कौन से कोमल अंग हैं जिन्हें अस्थियां सुरक्षा प्रदान करती हैं, खोपड़ी, हृदय एवं फेफड़े, पसलियां, इनमें से सभी। तो कौन सा कोमल अंग है जिन्हें अस्थियां सुरक्षा प्रदान करती हैं, तो किस चीज़ को अस्थियां, खोपड़ी को, पसलियां, खोपड़ी तो खुद ही मस्तिष्क को, पसलियां तो खुद ही अंदर हृदय और इन सारी चीज़ों को करती हैं। और तो यहाँ पे हृदय एवं फेफड़े को कौन सुरक्षित करता है, पसलियां। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है यहाँ पे करेक्ट होता है। धड़ में कटार के आकार की एक अस्थि पाई जाती है जिसे कहते हैं हसली, उरोस्थी, अंशफलक और आपकी पसलियाँ, ठीक है। तो कटार के आकार की जो अस्थि है वो क्या है, स्टर्नम, ठीक है, उरोस्थी पाई जाती है। अस्थि के निर्माण में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट तथा ऑस्टियोक्लास्ट, 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, ठीक है। इसमें ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं क्या करती हैं, ये अस्थियों के निर्माण में सहयोग करती हैं, ये उपास्थियों बनाने में सहायता करती हैं, ये अस्थि का विनाश करती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, या अस्थि का विनाश करती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, ये अस्थियों का विनाश करने वाली कोशिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, वयस्कों में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्ट्रोमलेशिया और काइफोसिस, ठीक है। तो उसमें वयस्कों में जो ये रोग हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रोमलेशिया कहते हैं। हमारे शरीर में एटलस के आकार की अंगूठी के समान रचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, अक्षक, शिरोधार, उरोस्थ या हसली। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होता है शिरोधार। एटलस के आकार के अंगूठी के समान संरचना पाई जाती है, तो ये क्या है, हमारा शिरोधार। अगला प्रश्न है, कशेरुका के किस भाग में सुषुम्ना नाड़ी रहती है, मुख्य भाग, प्रवर्त भाग, तंत्रिका चाप और मेरुदंड। तो कशेरुका के किस भाग में सुषुम्ना नाड़ी रहती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है तंत्रिकीय चाप में कशेरुका की ये जो सुषुम्ना नाड़ी है वो वहाँ पर सुरक्षित रहती है। 2 कशेरुकाओं के बीच में संधियाँ पाई जाती हैं जो कार्टिलेज की बनी होती हैं, जिससे उछलने कूदने में कोई हानि नहीं होती है। वो कौन सी संधि है, चूलदार संधि, कीलदार संधि, गेंदनुमा संधि, सर्पी या फिसलने वाली संधि। तो जो आपको क्या एक तरह से जिसको हम कहेंगे कि सॉकर की तरह, ठीक है। जैसे बाइक में सॉकर होता है ना, कि जैसे जहाँ पर दबाव पड़ता है तो वो क्या करता है, अपने ऊपर झेल लेता है। तो उसी तरह से जो विसर्पी या फिसलने वाली संधियाँ हैं उससे क्या होता है, उछलने कूदने से कोई हानि नहीं होती है। सीरिका वोमिक बोन अस्थि कहाँ पाई जाती है, खोपड़ी में, पसली में, नाक के बीच की दीवारों में और मेरुदंड में। तो जो ये सीरिका है वो हमारी कहाँ पाई जाती है, ये हमारे नाक के बीच की दीवार में पाई जाती है।
अगला प्रश्न है, गतिशील अक्षक एक्सिस के ऊपर की ओर क्या होता है जिस पर शिरोधार टिकती है, जिसके कारण ही हम अपने सिर को गतिशील कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है, अस्थि, संधि, खूंटी या कंटक या नुकीले प्रवर्धक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर सी, खूंटी या कंटक। एक्सिस के ऊपर क्या रहता है, जिसमें शिरोधार टिकता है, मतलब आपकी खोपड़ी जिस पे जाकर के टिकती है। तो कीलदार संधि वहाँ पर जैसे खूंटी वाली, वही वाली ये पूछ रहा है आंसर में, तो आंसर नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है। नितंबास्थि में एक गड्ढा होता है जिसमें जांघ की उर्विकास्थि का गोल सिरा गति करता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे श्रोणीखलक, प्रगंडिका, आसनास्थि, श्रोणी उलूखन। हाँ, श्रोणी उल्लूखन। तो ये जांघ की उर्वास्थि का गोल सिरा गति करता है, जहाँ पर वो गति करता है, तो वो क्या है आपका श्रोणी उल्लूखन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है, कर्भार अस्थियाँ, मेटाकार्पस की बात कर रहा है, 5 अस्थियों से मिलकर बनी हैं जो पाई जाती हैं। तो जो ये कर्भार अस्थियाँ हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, मेटाकार्पस हमारी हथेली में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मणिबंधिका कितनी अस्थियों से बनी हुई होती है, 5, 8, 3, 7। करेक्ट आंसर आपका क्या होता है, 8। मणिबंधिका कार्पल्स कितने से बनी हुई होती है, 8 अस्थियों से बनी हुई होती है। 5 लंबी व सीधी अस्थियों से मिलकर बनने वाली पैर की अस्थियों को कहते हैं, क्या कहते हैं, 5 लंबी अस्थि। ठीक है, प्रश्नों पर आप ध्यान देंगे और आप इसको याद करेंगे, स्केलेटल सिस्टम साथ में आप पढ़ेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर 5 लंबी व सीधी अस्थियों से मिलकर बनने वाली पैर की अस्थियों को क्या कहते हैं, तो बनने वाली पैर की अस्थियों को कहते हैं तलुआ, मेटाटार्सल्स। मेरुदंड की त्रिकास्थी हड्डियां जुड़कर एक ही हड्डी का रूप धारण कर लेती हैं, तो ऐसे जोड़ को कहते हैं जिसमें कि गति क्या होती है, शून्य होती है। तो ये पहला है सिंडेमोसिस, दूसरा है सिंड्रोसिस, तीसरा है सूचर जोड़, इनमें से कोई नहीं। तो मेरुदंड की त्रिकास्थी हड्डियों से जुड़कर एक ही हड्डी का रूप जो धारण कर लेता है, तो ऐसे जोड़ को हम क्या कहते हैं, सिंकोड्रोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, खोपड़ी का जोड़ एक विशेष प्रकार की अचल जोड़ है जिससे निकले दांतों जैसे कटाव एक दूसरे से फंस जाते हैं, उस जोड़ को क्या कहते हैं। मतलब इस तरह से जो ये इस तरह रहता है, हाँ, और दूसरा वाला जो है वो इस प्रकार रहेगा, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से फंस जाएंगे। तो उन जोड़ को हम क्या कहते हैं, सूचर जोड़, कीलक जोड़ और धुरीदार जोड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो क्या है, पीवट जॉइंट। ठीक है, आपके धुरीदार जोड़ हैं जो कि एक दूसरे में फंसकर एकदम कस लेते हैं, मतलब अचल होते हैं। और ये हमारे ये कहाँ, हमारे जबड़े में इस प्रकार के जोड़ आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, साइनोवियल स्राव लिक्विड क्या है, 2 अस्थियों को जोड़ने वाला पदार्थ है, संधियों को चिकना व गति प्रदान करने वाला स्राव है, और सी है आपका तंतुमय संयोजी ऊतक है, और डी है आपका इनमें से सभी। तो जो साइनोवियल स्राव है वो क्या करता है, संधियों को चिकना व गति प्रदान करने वाला स्राव है। साइनोवियल स्राव मतलब साइनोवियल लिक्विड जो है ये संधियों को चिकना व गति प्रदान करने वाला स्राव है। सर्वाधिक गतिशील संधि कौन सी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा गतिशील कौन सी संधि है, गेंद और प्याले नुमा वो कीलदार व धुरीदार संधि, चूलदार संधि, फिसलने वाली संधि, गेंद और प्यालेदार संधि। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो मूवमेंट करती है वहाँ पे आपकी गेंद और प्यालेदार संधि, ये सबसे ज़्यादा गतिशील संधि होती है। किस संधि में अस्थि का एक सिरा दूसरी अस्थि के छिद्र में खूंटे की भांति धंस जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है कीलदार, ये गेंद और प्यालानुमा संधि, बी है कीलदार धुरीदार संधि, और सी है चूलदार संधि, और डी है आपका पर्याण संधि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका
आपका करेक्ट होता है कीलदार या धुरीदार संधि। पिवट जॉइंट जो है आपका ये क्या है, एक अस्थि का सिरा दूसरी अस्थि के छिद्र में खूंटे की भांति धंस जाता है, बिल्कुल भी क्या वो मतलब अपने जॉइंट से बिल्कुल भी अलग नहीं होता है। अगला प्रश्न है संधान संधि सिम्फिसिस कौन सी संधि है? सिम्फिसिस चल संधि है, अचल संधि है, अपूर्ण संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो ये अभी हमने बताया था आपको संधान संधि जिसमें सिम्फिसिस है, ये हमारी क्या अपूर्ण संधि का उदाहरण है। तो संधियां जो हमारी 2-3 प्रकार की बताई थी, चल संधि, अचल संधि और अपूर्ण संधि। तो अपूर्ण संधि में जो सिम्फिसिस है ये उसका उदाहरण है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है स्कंधास्थि या अंश मेखला का ऊपरी छोटा व चपटा भाग कहलाता है जिसमें हंसली संचालित रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होता है अनुप्रस्थ प्रवर्ध, तंत्रिका मेहराब, एक्रोनियम प्रवर्ध और अक्षक। ठीक है, तो जो स्कंधास्थि है अंश मेखला का ऊपरी छोटा व चपटा भाग जो है वो एक्रोनियम प्रवर्ध से द्वारा संचालित होता है। प्रत्येक पसली मध्य में से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? उपास्थि से, कंटक से, अंतर पार्श्विक कोशिका मतलब पेशियों से, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, अंतर पार्श्विक कोशिकाओं से जुड़ा, पेशियों से जुड़ा हुआ होता है। और अगला प्रश्न है यदि मेरुदंड कई छोटी छोटी या टेढ़ी मेढ़ी अस्थियों से बना होकर एक शलाका या दंड के रूप में होता है तो उससे क्या होता? अगर मतलब ऐसा ना होता कि छोटी छोटी अस्थियां जुड़ी हुई हैं बल्कि एक स्ट्रेट कोई पूरा ऐसे खाका जैसा होता तो उससे क्या होता? हम चल फिर वह झुक नहीं पाते, पीठ पर बोझ नहीं उठा पाते, इधर उधर घूम नहीं पाते, और इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हमारा इनमें से सभी। हाँ, तो ये सभी काम हम नहीं कर पाते। उपास्थि या कार्टिलेज मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? उपास्थियाँ या कार्टिलेज कितने प्रकार की होती हैं? तो ये हाइलाइन है, श्वेत तंतु है, इलास्टिक कार्टिलेज है, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर इज इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी इसके प्रकार हैं। तो आप इसको याद भी कर लें कि हाइलाइन है, कचाब है मतलब श्वेत तंतु है, और इलास्टिक कार्टिलेज है। ये तीनों क्या हैं? ये आपकी उपास्थि या कार्टिलेज के प्रकार हैं। संघत अस्थि ऊतक कॉम्पैक्ट टिश्यूज क्या हैं? या कठोर तथा सघन होते हैं, या चपटी तथा लंबी अस्थियों में पाए जाते हैं, या सभी प्रकार की अस्थियों में एक पतले आवरण के रूप में पाए जाते हैं, ये या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी जो आपके कॉम्पैक्ट टिश्यूज़ हैं ये सभी उन्हीं का ही लक्षण है, उन्हीं की कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? कान का अस्तर, एपिग्लोटिस और यूस्टेलेशियंस नली, इनमें से सभी। तो जो इलास्टिक कार्टिलेज हैं वो इनमें से सब मतलब इन सभी स्थानों पर कान के प्रस्तर, एपिग्लोटिस में और यूस्टेशियन नली, इन सभी में पाए जाते हैं। तो इनमें से सभी यहाँ पर करेक्ट होता है। सबसे अधिक मजबूत कार्टिलेज निम्न में से कौन सा है? हाइलाइन है, श्वेत तंतु है, इलास्टिक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट है जो श्वेत तंतु हैं ये सबसे अधिक मजबूत कार्टिलेज होते हैं। झिल्लियों या कलाएं कितने प्रकार की होती हैं? श्लैष्मिक, श्लेष्मक, सीर्मी, इनमें से सभी। तो ये सभी प्रकार की होती हैं झिल्लियाँ। ठीक है, तो इनमें से सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा सिरमी कहाँ पाई जाती है? मतलब सेरस मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती हैं? पाचक पथ पर, श्वसन पथ पर, वक्ष तथा उदर पर और संधियों के जोड़ों पर। तो यहाँ पर जो ये आपका सेरस मेम्ब्रेन है, सिरमी इस पे हिंदी में लिखा हुआ है, देख लें आप। सेरस मेम्ब्रेन ये कहाँ पाई जाती है? वक्ष या उदर पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होता है, वक्ष या उदर पर ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। म्यूकस कला के स्राव में क्या पाया जाता है? जल, लवण, म्यूसिन प्रोटीन, इनमें से सभी। तो म्यूकस कला में क्या ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं? जल, लवण, म्यूसिन प्रोटीन भी पाया जाता है, लवण भी पाया जाता है, जल तो पाया ही जाता है। पूंछ की कशेरुकाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पूंछ की कशेरुकाएं हैं, वक्ष की कोशिका, गर्दन की कोशिका, त्रिक कोशिका, अनुत्रिक कोशिका। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता है कि ये जो अनुत्रिक कोशिकाएं हैं आपकी कशेरुकाएं हैं, जो कि आपके ये आपका मेरुदंड है उसके
सबसे लास्ट वाली हैं, इनकी संख्या 4 होती है। जो बाद में हाँ, इनकी संख्या क्या होती है, 4 होती हैं। और इनको अनुत्तरिक ये आरंभ में 4 होती हैं, जो युवावस्था में मिलकर के क्या हो जाती हैं, 1 हो जाती हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी आया है कि कौन सी कोशिका युवावस्था में मिलकर के 1 हो जाती है, तो वो अनुत्तरिक कोशिका है जो कि युवावस्था में मिलकर के 1 हो जाती है। ओके। अगला प्रश्न है, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। प्रश्न जो मैंने वहाँ आपसे कहा था वही आपको ध्यान देना है कि खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो खोपड़ी में ना 8 न 14 चेहरे में 8 हमारे कपाल में। ओके। और खोपड़ी में दोनों को मिला देंगे तो कितनी अस्थियां पाई जाएंगी, 22 अस्थियां पाई जाएंगी। वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाएंगी, भूल करके भी कभी 24 मत लगाइएगा। वक्ष में कुल कितनी अस्थियां, तो वक्ष में 29 अस्थियां पाई जाती हैं सभी को मिला करके, क्योंकि वक्ष जब ये कह रहा है तो वक्ष क्या है, अकेला नहीं है, इसीलिए वक्ष की अस्थियों की बात अगर हम करें तो कुल मिला करके 29 अस्थियां पाई जाती हैं, जिसमें कि उरोस्थी, अंशफलकास्थी, जत्रुकास्थी और पसलियाँ। ठीक है। तो ये भी आपका कॉलर बोन, जत्रुकास्थी में इसमें मतलब है कॉलर बोन, और कॉलर बोन की संख्या कितनी होती है, 2। पसलियाँ हमारी 24 हो गई, और स्कैपुला मतलब कि अंशफलकास्थी ये भी 2 और उरोस्थी 1 पाई जाती है, इसीलिए कुल मिलाकर के कितनी अस्थियाँ हो जाती हैं, 29 अस्थियाँ हो जाती हैं। उपास्थि, कार्टिलेज क्या है, यह एक प्रकार का कठोर अस्थि है, यह एक प्रकार की चल संधि है, यह एक विशेष प्रकार का पुष्ट ऊतक है जिसको चोट सह सकने की क्षमता है, यह मेरुदंड में पाए जाने वाली अस्थि है। तो ये यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है, कार्टिलेज के बारे में बात कर रहा है कि उपास्थि। ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है, यह एक विशेष प्रकार का पुष्ट ऊतक है। हाँ, कैसा ऊतक है, यह एक प्रकार का पुष्ट ऊतक है जिसमें चोट सहने की क्षमता होती है। कार्टिलेज जैसे कान में है ना, मुड़ जाती हैं इस तरह से। बहुमेंट संधि क्या है, तो बहुमेंट संधि अचल संधि है, चल संधि है, चूलदार संधि और कीलक संधि है। तो ये हमारा जब हमने विभाजन बताया था उसमें बताया था आपको कि बहुमेंट क्या है, ये हमारी अचल संधि है। मानव के मस्तिष्क कोश में अस्थियां परस्पर किस प्रकार संधियों से जुड़ी रहती हैं, मस्तिष्क कोश की बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था मस्तिष्क में किस प्रकार की संधि, चल संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि, कब्जा संधि। तो मस्तिष्क में हमेशा याद रखेंगे आप अचल संधि होती है। सबसे ज़्यादा जो संधि है, सबसे ज़्यादा मजबूत जो है वो हमारे जबड़े की का जो जोड़ है वही सबसे शरीर का सबसे मजबूत जोड़ है। शरीर में अस्थियों की उपयोगिता क्या है, शरीर को आकृति तथा गति प्रदान करना, शरीर के भीतरी अंगों की सुरक्षा करना, शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो आंसर आपका ये सही होता है, उपयुक्त सभी। छोटे बच्चों के कशेरुक दंड में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं, तो छोटे बच्चों की बात हम करते हैं तो उसमें 33 कोशिकाएँ होती हैं, और बाद में जब वयस्क हो जाते हैं तो बाद में क्या होता है, इनकी संख्या 26 हो जाती है। अगला प्रश्न है, अस्थियों में मानव, एक वयस्क मानव है उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो वयस्क मानव है तो उसमें अस्थियों की संख्या हम सभी जानते हैं, सर्वविदित है ये कि 206 होती है। और किस प्रकार से 206 होती है मैंने उसका विभाजन भी आपको स्टार्टिंग में कर दिया है। अस्थि पंजर मानव शरीर के लगभग होती हैं 5वां भाग, 7वां भाग, 10वां भाग और 20वां भाग। तो कितना भाग होता है, ये 7वां भाग होता है। जितना हमारे शरीर का भाग है उसका 7वां मतलब 7 भाग क्या होता है, हमारा अस्थि पंजर होता है। 1/7 भाग क्या होता है, हमारा अस्थि पंजर होता है। अस्थियाँ तथा उपास्थियों के जोड़ों पर जुड़ी हुई होती हैं कि अस्थियाँ तथा उपास्थियाँ जोड़ों पर किस चीज़ से जुड़ी हुई होती हैं, आपके रबर के द्वारा, स्नायु द्वारा, मज्जा द्वारा, कांटी द्वारा। तो किससे जुड़ी हुई होती है, स्नायु के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें अस्थि पंजर के कौन प्रमुख भाग नहीं है, कौन सा प्रमुख भाग नहीं है अस्थि पंजर का, सिर है, धड़ है, अग्रांग है, रक्तकण है। तो सिर भी है, धड़ भी है, अग्रांग भी है, हमारे हाथ मतलब, और रक्तकण, रक्तकण क्या है, ये तो ब्लड का है। ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होता है। कौन सी अस्थियाँ उत्तोलक का कार्य करती हैं, लंबी अस्थियाँ, चपटी अस्थियाँ, छोटी अस्थियाँ और सिस्माइड अस्थियाँ। तो ये जो लंबी अस्थियाँ हैं ये किसका कार्य करती हैं, उत्तोलक का कार्य करती हैं, जो कि शरीर को क्या बैलेंस प्रदान करने का कार्य करती हैं। कलाई की मणिबंधिका अस्थियाँ कैसी होती हैं, लंबी अस्थियाँ, छोटी अस्थियाँ, सिस्माइड अस्थियाँ, चपटी अस्थियाँ। तो जो कलाई की मणिबंधिका अस्थियाँ हैं वो कैसी हैं, छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर के बनी हुई हैं।
मेरुदंड कोश पसलियाँ तथा उरोस्थी हैं। मेरुदंड आपका और कोश पसलियाँ तथा उरोस्थी क्या हैं? खोपड़ी है की अस्थि है, धड़ की अस्थि है, हाथ पांव की अस्थि है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पसलियाँ, अगर पसलियों की बात हो गई, आप कुछ भी ना देखें तो पसलियों को ही देख लें तो यहाँ से भी आंसर निकल के आ जाता है, धड़ की अस्थियाँ। कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं? कपाल की, अब देखिए यहाँ पे कपाल पूछा है, खोपड़ी नहीं पूछा है। कपाल में कितनी अस्थियां हो गई? 8। चेहरे में कितनी हो गई? 14। ओके, और यहाँ उदर में हमारे 2 अस्थियां। मेरुदंड किससे जुड़ी होती है तथा किसे सहारा देती है? देखिए, मेरुदंड किससे जुड़ी होती है तथा किससे सहारा? रीढ़ में तथा सिर को, सिर से रीढ़ को, कंडिका अस्थि से रीढ़ को, कोई भी नहीं। तो मेरुदंड किससे जुड़ी होती है? ये रीढ़ से जुड़ी होती है और सहारा किसको देगी? ये सिर को सहारा देगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। अगला है, मेरुदंड में अनियमित अस्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो मेरुदंड में अनियमित अस्थियों की संख्या होती है हमारी 33। हम सभी जानते हैं। मेरुदंड में के कौन से कार्य नहीं? अगर थोड़ा सा मेरुदंड की अस्थियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरुदंड में जो आपकी 33 अस्थियाँ हैं, वो 33 अस्थियाँ किस किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरुदंड में। सबसे पहले ऊपर होती हैं आपकी ग्रैव कशेरुकाएँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्वाइकल्स। सर्वाइकल्स जो होती हैं, अक्सर आपने सर्वाइकल पेन भी सुना होगा। तो ये गर्दन के नीचे वाला ही हिस्सा है जिसमें कि क्या दर्द होता है अक्सर। तो यह इसकी संख्या 7 होती हैं। फिर उसके बाद अगली आती हैं हमारी वक्ष कशेरुकाएँ। वक्ष कशेरुकाओं में थ्रो आपकी जो इंग्लिश में इसको कहेंगे थोरेसिस, इसकी संख्या 12 होती है। फिर उसके बाद कटी कशेरुकाएँ, कटी कशेरुकाओं को जिसको इंग्लिश में कहते हैं लंबर, उनकी संख्या 5 है। त्रिक कशेरुकाओं की भी संख्या 5 होती है। अनुत्रिक की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये और इनकी अलग अलग संख्याएं भी हैं। तो ग्रीवा प्रदेश की कशेरुकाएँ जो पहली है जिसमें कि कुल 7 अस्थियां हैं। पहली एटलस, ठीक है, दूसरी एक्सिस, कुल 7 अस्थियां होती हैं। पहली अस्थियां कौन सी? एटलस वाली होती है। ठीक, फिर उसके बाद वक्ष प्रदेश की जो कशेरुकाएँ हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 12। कटी प्रदेश की कशेरुकाएँ, उनकी संख्या 5 होती है और ये सबसे अधिक मजबूत होती है। फिर उसके बाद हमारा चौथे नंबर पर आता है त्रिक कोशिकाएं। जो त्रिक हैं प्रदेश की कशेरुकाएं, ये आरंभ में 5 होती है किंतु युवावस्था में आपस में मिलकर 1 हो जाती हैं। ठीक है, और उसी तरह से अनुत्रिक प्रदेश की कशेरुकाएं जो हैं, अनुत्रिक प्रदेश की जो हैं वो आरंभ में 4 होती हैं तथा युवावस्था में मिलकर 1 हो जाती हैं, जिसे अनुत्रिकास्थि कहते हैं। ठीक, जो त्रिक प्रदेश की कशेरुकाएं हैं उनको त्रिकास्थि, और जो अनुत्रिक प्रदेश की कशेरुकाएं हैं उसे अनुत्रिकास्थि कहते हैं। तो इस तरह से आपकी कुल मिलाकर के कितनी अस्थियां हो गई? 33 अस्थियां हो गई। जो हमारी त्रिक प्रदेश की कशेरुकाएं पहले वो 5 थी, फिर बाद में 1 हो गई, और अनुत्रिक प्रदेश की कशेरुकाएं 4 थी, फिर 1 हो गई। तो इस तरह से जब हम टोटल करते हैं तो युवावस्था में इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 26 हो जाती है। अगला प्रश्न है, मेरुदंड के कौन से कार्य नहीं है? गति देना, सहारा देना, सुरक्षा करना, मज्जा बनाना। तो गति भी देगा, सहारा भी देगा, सुरक्षा भी करेगा, लेकिन मज्जा बनाने का कार्य मेरुदंड का नहीं है। ठीक, अगला है, वैसी त्रिकोणात्मक अस्थि जो ऊपर की तरफ से 5वें कटी वर्टिब्री तथा नीचे की तरफ से कार्टिक्स से जुड़ी होती है और दोनों तरफ से नितंब अस्थियों से जुड़कर श्रोणि प्रदेश बनाती है, वो क्या कहलाती है? ये अस्थियां आपकी क्या कहलाएंगी? तो ये आपकी सैक्रम, सर्विकल, वर्टिब्री, एटलस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होता है, आंसर नंबर ए, सैक्रम। वो क्या कहलाती है? सैक्रम कहलाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जोड़ों में अस्थियां परस्पर जुड़ी रहती हैं। किस चीज़ से जुड़ी होती हैं? रेशेदार ऊतक, उपास्थि, स्नायु तथा पुट्ठे के द्वारा, धागों तथा तारों के द्वारा, खून तथा मांस के द्वारा, या सभी गलत हैं? तो इसमें हम जान रहे हैं कि रेशेदार ऊतक के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। स्थिर जोड़ को कहते हैं, जो स्थिर जोड़ होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्नायु, सीवन, उपास्थि, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था जो अचल होता है उसको सीवन कहते हैं। जोड़ के संपुट पर कौन सी झिल्ली लगी रहती है जो कि श्लेष्मक तरल का स्राव करती है? श्लेष्मिक झिल्ली, दंतमय झिल्ली, जीवद्रव्य झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। तो उसका आंसर क्या होता है? श्लेष्मिक झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा,
ह्यूमरस का सिर स्कैपुला की ग्लेनॉइड गुहिका में फंस जाता है, उस जोड़ को क्या कहते हैं? अंश जोड़, नितंब जोड़, हिंज जोड़, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज अंश जोड़। उसको हम क्या कहते हैं? अंश जोड़ कहते हैं। और अगर हम देखें अंश जोड़ की अगर हम बात करें कि अंश जोड़ होते क्या हैं, तो ये जो हमारे अंश जोड़ हैं ये किनके अंतर्गत आएंगे? हमारे ये हमारी ह्यूमरस तथा स्कैपुला की ग्लेनाइड गुहिका में फंस जाते हैं। तो ये हमारे कौन से जोड़ हैं? ये हमारे अंश जोड़ हैं और ये हमारे चल संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, धुरी जोड़ कहते हैं। धुरी जोड़ गर्दन, ये कहाँ पे होते हैं? गर्दन तथा हाथ में, गर्दन तथा कमर में, कमर तथा टांग में, सिर तथा पाँव में। जब इस तरह दो चीज़ें हों तो आप बहुत ध्यान दें, जैसे गर्दन इसमें भी लिखा है तो हम जानते हैं एक जगह पर क्या इस तरह से एक जगह स्थित है और यहाँ पर क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, तो गर्दन तो हमारा करेक्ट आंसर है, लेकिन नीचे यहाँ कमर, तो हम सोचेंगे कमर में भी नहीं। तो ये धुरी जोड़ जो है मतलब एक स्थान पर टिका रहता है और उसको चारों तरफ घुमा ले, तो वो हमारे क्या हो गए? गर्दन तथा हाथ में। ठीक, तो कहाँ पर ये पाए जाते हैं? हमारे गर्दन एवं हाथ में धुरी जोड़ पाए जाते हैं। अगला है, घुटने में होती है। घुटने में क्या कौन कौन सी? फीवर, टीबिया और पटेला, रेडियस, अल्ना, अनामी अस्थि, टीबिया, फ्यूबुला तथा टेलस, इनमें से कोई नहीं। तो घुटने की बात करें, पटेला की बात कर देते हैं, तो हमेशा आप इसको याद रखेंगे कि ये तो फीमर तो यहाँ ऊपर नितंब से होती हुई हमारे घुटने तक आएगी, टीबिया भी उसी में है, और पटेला की बात करें तो ये घुटने के चक्री होती है, वो क्या हमारे उसी वही अस्थि क्या पटेला कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। इसी के साथ आज का हमारा 1 डे 1 चैप्टर का टारगेट पूरा होता है। मैंने कोशिश की है आपको कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न स्केलेटन सिस्टम का और आपके जॉइंट्स का लेकर के आई हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करते रहें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर के नाम से है, तो आप सब उसको भी ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू।